अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1083वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज का हमारा जो उन्वान है वो इस सदी की सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ ख़बर मानी जाएगी और इस सदी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। बीबीसी लंदन की रिपोर्ट में देख रहा था। बीबीसी वालों ने बताया कि कतर के अंदर तालिबान और अमेरिका के बीच में समझौता हो चुका है। अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है और आने वाले 14 महीनों के अंदर अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी पूरी आर्मी और पूरी फ़ौज वो वापस ले जाने के लिए तैयार है। ये जो ख़बर है मेरे मोहतरम दोस्तों, बीबीसी वाले जब ये ख़बर बता रहे थे तो साथ में उन्होंने ये भी बताया कि क्या इसे तालिबान की जीत माना जाएगा, क्या इसे अमेरिका की हार माना जाएगा कि अमेरिका ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हम बात की शुरुआत करते हैं वहाँ से कि आखिर ये मसला क्या है अफ़गानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच में, और ये 18 साल से जंग क्यों चल रही है, 18 साल से ये युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है। इसके लिए हमको पहले तो अफ़गानिस्तान के इतिहास को, अफ़गानिस्तान की तारीख़ को जानना ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे कभी भी जंग ख़त्म नहीं हुई। अगर आप अफ़गानिस्तान के सैकड़ों साल के इतिहास को और तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो हर ज़माने में आपको अफ़गानिस्तान के अंदर जंग नज़र आएगी। वो किसी न किसी शक्ल में होंगी, किसी न किसी सूरत में होंगी। 19वीं सदी में, यानी आज से तकरीबन 150 साल पहले, ब्रिटिश और रशियन एम्पायर दोनों के दरमियान में अफ़गानिस्तान को लेकर एक लंबा युद्ध हो चुका है, लंबी लड़ाई हो चुकी है। वजह क्या थी? वजह सिर्फ़ ये थी कि अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों को भी जोड़ता है। अफ़गानिस्तान का जो लोकेशन है, जिस जगह पर अफ़गानिस्तान लोकेटेड है, तो अफ़गानिस्तान दुनिया के ऐसे हिस्से में लोकेटेड है जहाँ से दुनिया के बड़ी जो ताकतें हैं वो एक दूसरे को मिलती है, लेकिन बीच में अफ़गानिस्तान आता है। क्योंकि उस ज़माने में ब्रिटिश का जो राज था, जो उस ज़माने का इंडिया था जिसमें पाकिस्तान भी था और जिसकी सरहदें अफ़गानिस्तान से जाकर मिलती थी, और उधर से रशियन एम्पायर जो था, यानी आज का रशिया नहीं, ये मैं उस ज़माने के रशिया की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आज के 15 देश, 15 मुल्क जो अलग अलग हो चुके हैं, वो सब उस ज़माने में उस रशिया का हिस्सा हुआ करते थे। तो रशिया इतना बड़ा मुल्क हुआ करता था, उसे मुल्क नहीं कहते थे, उसे उस ज़माने में USSR कहते थे, और उसे जो है सोवियत यूनियन भी कहा जाता था। तो सोवियत यूनियन की जो ताकत थी वो एशिया में आना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उधर से चाइना था, उसके बाद में जो है इधर से ब्रिटिश एम्पायर था, और बीच में अगर कहीं से उसको रास्ता मिल सकता था तो वो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान था जिसके रास्ते से वो एशिया के अंदर एंट्री कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अफ़गानिस्तान के दूसरी साइड में वापस से ब्रिटिश एम्पायर था। तो रशिया और ब्रिटिश एम्पायर दोनों के बीच में जो है अपने अस्तित्व को लेकर एक बहुत दिनों तक एक लड़ाई चली, एक जंग चली, और उन्होंने बनाया मैदान अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान के अंदर वो लोग लड़ते रहे, लेकिन फिर आज से ठीक 100 साल के पहले, यानी 1919 को ब्रिटिश और रशिया दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिससे ये तय हुआ कि अफ़गानिस्तान पे दोनों में से कोई भी राज नहीं करेगा। अफ़गानिस्तान को बफ़र ज़ोन, यानी उसको जैसा है अभी फ़िलहाल वैसे ही रहने दिया जाएगा। वहाँ पर किसी की भी हुकूमत नहीं रहेगी, ना रशिया वहाँ पे हुकूमत करेगा, ना ब्रिटिश वहाँ पे हुकूमत करेंगे। तो अफ़गानिस्तान ऐसा मुल्क है दुनिया का जिसके ऊपर जो है आज तक किसी भी मुल्क ने कब्ज़ा नहीं किया, कोई भी उसके ऊपर हुकूमत नहीं कर सका। तो अफ़गानिस्तान को बफ़र ज़ोन बोलकर छोड़ दिया गया। लेकिन अफ़गानिस्तान जो है आहिस्ता आहिस्ता वो भी तरक्की करता रहा। वहाँ पे बादशाह की हुकूमत थी, और जो बादशाह वहाँ के थे उन्होंने अफ़गानिस्तान का डेवलपमेंट बड़े अच्छे तरीक़े से किया।
यानी आज से आप सोचो, आज से तकरीबन मैं आपको 1940-45 की बात बता रहा हूँ। एक और बात मैं आपको बता दूँ दरमियान में कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, अफ़गानिस्तान दोनों टाइम पे भी न्यूट्रल रहा। ना वो रशिया के साइड में था, ना अमेरिका के साइड में, किसी के भी साइड में जो है, ना जर्मनी के साइड में, ना खिलाफत उस्मानिया की तरफ से, बल्कि अफ़गानिस्तान ने कोई भाग और कोई हिस्सा ही नहीं लिया उसके अंदर। दोनों वर्ल्ड वॉर के अंदर अफ़गानिस्तान ने अपने आप को सेफ रखा और अफ़गानिस्तान अपने डेवलपमेंट में लगा रहा। तो अफ़गानिस्तान के अंदर उस ज़माने में अफ़गानिस्तान के जो बादशाह थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट का ऐसा, यानी उस ज़माने में बड़े बड़े मुल्कों में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में शुरू किया। और अफ़गानिस्तान के जितने बड़े बड़े शहर हैं, अभी जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, मज़ार शरीफ है, कंदार है, काबुल है, अब ये जो सारे शहर हैं ये अलग अलग ही हिस्सों में फैले हुए हैं। तो तकरीबन अफ़गानिस्तान के 10 से 15 शहर ऐसे हैं जो कुछ अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में हैं, कुछ अफ़गानिस्तान के वेस्ट में हैं, कुछ ईस्ट में है, कुछ साउथ में है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में है। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के ये 10-15 शहरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक हार की तरह से जो है उस ज़माने में एक ऐसा हाईवे बनाया, जिसकी वजह से आज भी पूरा अफ़गानिस्तान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी हाईवे की वजह से पूरे शहर एक दूसरे से एक हार की तरह से वो जुड़े हुए हैं और बीच का जो हिस्सा है वो पूरा पहाड़ी इलाका आता है। तो इस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट चलता आ रहा था। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि बादशाह का एक भाई था दाऊद ख़ान, उसने बादशाह को हटा दिया और ज़बरदस्ती जो है देश का प्रेसिडेंट भी बन गया, वज़ीर आज़म भी बन गया। उसने ऐलान किया। फिर उसके बाद में अफ़गानिस्तान के अंदर भी, क्योंकि रशिया पड़ोस में था, तो रशिया के असरात जो है अफ़गानिस्तान में ऐसे मुरतब हुए कि अफ़गानिस्तान में भी कम्युनिस्ट जहनीत रखने वालों की एक आबादी पनपने लगी। और जो अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट जहनीत रखने वालों की आबादी थी, तो वो कम्युनिस्ट मानसिकता रखने वालों ने अफ़गानिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट हुकूमत को कायम कर दिया। उन्होंने दाऊद ख़ान को हटा दिया और वो हुकूमत के ऊपर काबिज़ हो गए। अब जब वो हुकूमत के ऊपर काबिज़ हो गए, तो चूँकि कम्युनिस्ट जो मानसिकता, जो जहनीत है, वो इस्लामिक जो नज़रिया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और वो भी कट्टरतावादी इस्लामी मुल्क है। कट्टरतावादी उसे कहते हैं जो शिद्दत के साथ अपने धर्म के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर, अपने मजहबी अकायद के ऊपर अमल करने वाले होते हैं। तो चूँकि अफ़गानिस्तान के लोग वो मुसलमान थे और वो जो है अपने मजहबी जो अहकामात है उसके ऊपर पूरे सख्ती से अमल किया करते थे। और ये जो कम्युनिस्ट हुकूमत थी, चूँकि कम्युनिस्टों का तो कोई दीन धर्म मज़हब होता ही नहीं है, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर अपने अहकामात, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने कायदे, अपने क़वानीन लागू करने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर जो है नंगेपन को और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिशें शुरू कर दी। तो फिर अफ़गानिस्तान के जो देहाती लोग थे और अफ़गानिस्तान के जो ओरिजिनल वहाँ के जो लोग थे, वो लोग कम्युनिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ में खड़े हो गए। उन लोगों का कहना ये था कि हुकूमत हमारे मजहबी उमूर के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती है। अब अपने मज़हब की हिफाजत के लिए जब अफ़गान कौम ने उस ज़माने में जब हथियार अपने हाथों में उठा लिए, तो चूँकि पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान है तो एक मुस्लिम मुल्क, एक इस्लामिक मुल्क, लेकिन अफ़गान कौम जो है वो कबीलों के अंदर बटी हुई है। कई कबीले हैं, उनमें सबसे बड़ा जो कबीला है वो है पुश्तो, जो पुश्त लोग हैं अफ़गानिस्तान के। तो पुश्त जो कौम है अफ़गानिस्तान की, उनकी जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। तकरीबन अफ़गानिस्तान की 45% जो आबादी है वो पुश्तों की है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आती है वो है हज़ारा, तीसरे नंबर पे है उज़्बेक, चौथे नंबर पे है ताजिक। इसी तरीक़े से दरी वग़ैरह वग़ैरह अफ़गानिस्तान में बहुत सारे कबीले हैं और वो सारे लोग जो है कबीलों के अंदर बटे हुए हैं। लेकिन जब भी कभी मुल्क का मसला आया तो अफ़गानी कौम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गई, मुत्तहिद हो गई और सब ने मुत्तहिद होकर वो कम्युनिस्ट हुकूमत का मुकाबला करने के लिए जब खड़े हुए, तो रशिया ने अपनी आर्मी को, अपनी फ़ौज को 1979 के अंदर अफ़गानिस्तान में घुसा दिया और 10 साल तक रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान के जो वहाँ के कबाइली है उनसे लड़ता रहा। रशिया की आर्मी ने, रशिया की फ़ौज ने वहाँ के जो बड़े बड़े शहर थे
उन पे तो कब्ज़ा कर लिया, देहातों पे कब्ज़ा नहीं कर सके। अब ये जितने भी लोग थे वहाँ के कबाइली, वो वहाँ के पहाड़ों को जानते थे। उन्होंने जो है गोरेला वारफेयर जिसे कहते हैं, उसकी शुरुआत कर दी। और गोरेला वारफेयर के ज़रिए से वो लोग रशियन आर्मी के ऊपर जो है उसके ऊपर हमले किया करते थे। 10 साल तक रशिया उस वक्त में दुनिया की सबसे सुपर पावर ताकत मानी जाती थी। 10 साल तक रशिया ने अफ़गानिस्तान से मुकाबला किया, लेकिन आखिर उसको मुंह की खानी पड़ी। इतना बुरा हाल हुआ कि सिर्फ अफ़गानिस्तान से लड़ाई की वजह से वो जो सोवियत यूनियन थी, जिसे USSR कहा जाता था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। 15 मुल्क रशिया से अलग हो गए। गोरबाचोफ उस वक्त में रशिया के जो प्रेसिडेंट थे, उनको जलील होना पड़ा और 15 मुल्कों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। एक साथ में जो सोवियत यूनियन थी, पूरी क्या पूरी यूनियन जो है वो चिथड़ों के अंदर बढ़ गई और ये सारे मुल्क उसी वक्त में आज़ाद हुए। लैत्विया, उसके बाद में अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, और ये पूरा क्या पूरा जो है ना बाल्टिक इसको एरिया कहा जाता है। वो सारे देश जो आज़ाद हुए रशिया से, वो 15 देश थे। वो जैसे ही आज़ाद हुए उसके बाद में रशिया एक मुल्क खाली बच गया। अब उसके साथ में कोई भी बाकी नहीं रहा, यूनियन ख़त्म हो गई। तो 10 साल की जंग का जब ये नतीजा निकला, उसके बाद अफ़गान जो कौम थी वो आपस में लड़ने लगी। अफ़गान कबीले जो थे, अहमद शाह मसूद एक नए लीडर बन के उस ज़माने में उभरे और नजीबुल्लाह को दोबारा से रशिया ने खड़ा किया, अब्दुल रशीद दोस्तम। अब ये लोग सब आपस में लड़ने लगे और जब इनकी आपस में लड़ाइयाँ होने लगी तो अफ़गान कौम के जो कुछ फ़िक्रमंद लोग थे, वहाँ के जो मदारिस के तलबा थे और वहाँ के मदारिस के जो पढ़ाने वाले थे, अपने देश को बचाने के लिए और देश की खाना जंगी से हिफाजत के लिए उन्होंने हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में ले ली और फिर तालिबान का जन्म हुआ। और 1996 यानी 1996 के अंदर तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर दिया। तालिब जो है, तालिब ये स्टूडेंट को कहा जाता है। तो वो सारे स्टूडेंट थे जो अपने आप को अपने धर्म का स्टूडेंट कहते थे, अपने रिलीजन का स्टूडेंट कहते थे, इस्लाम का स्टूडेंट कहते थे, अपने देश को बचाने के लिए। और उन्होंने जब पूरे देश पे कब्ज़ा कर लिया तो फिर पूरे अमन व अमान के साथ वो देश पे हुकूमत करते रहे। लेकिन जब 9/11 का वाक़या हुआ तो उस वक्त तक तालिबान इतना मजबूत हो गया था कि पूरे देश पे उनका कब्ज़ा हुआ। और 9/11 से सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने अहमद शाह मसूद को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि अहमद शाह मसूद ने एक नॉर्दर्न अलाइंस बनाया था, वो अलाइंस भी उसी वक्त में ख़त्म हो गया। अब जैसे ही 9/11 का वाक़या पेश आया तो अमेरिका ने इंतकाम की जो आग अमेरिका में भड़क रही थी उसको ठंडा करने के लिए इराक़ पे बमबारी कर दी। जॉर्ज बुश उस वक्त में प्रेसिडेंट थे और इसी तरीके से उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया और तोरा बोरा की पहाड़ियों के ऊपर बम बरसाते रहे। और उस वक्त में तालिबान ने ये किया कि शहरों को उन्होंने उसी तरीके से छोड़ दिया जैसे रशिया से मुकाबले के वक्त में छोड़ा था, और वापस से उन्होंने पहाड़ियों को और वापस से देहातों को पकड़ लिया और दोबारा से गोरेला वार शुरू कर दी। अमेरिका ने किसी ज़माने में ये ऐलान किया था कि हम तालिबान को अफ़गानिस्तान से खदेड़ देंगे। 18 साल तक अमेरिका वहाँ पे लड़ता रहा। और मैं अभी BBC लंदन की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने बताए कि अमेरिका $2 खरब से ज़्यादा इन 18 साल के अंदर अफ़गानिस्तान के ऊपर ख़र्च कर चुका है, जिसमें 5,000 से ज़्यादा अमेरिकन आर्मी के जवान मारे जा चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा जो अफ़गानी लोग थे वो भी इसके अंदर उनकी भी जानें जा चुकी है। इतने सारे नुकसान के बाद आखिर अमेरिका के समझ में यही आया कि अपनी खैरियत और आफ़ियत इसी में है कि हम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस मुल्क को छोड़कर निकल जाओ। BBC वाले बता रहे थे कि जिस अमेरिका ने सीना ठोक कर अफ़गानी कौम से ये कहा था कि हम यहाँ से तालिबान को खदेड़ देंगे और अफ़गान मुजाहिदीन को खदेड़ देंगे, आज 18 साल बाद दुनिया देख रही है कि वो तो खदेड़े नहीं गए, बाकी अमेरिका को ही अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहाँ से जो है खामोशी के साथ सर झुका के निकलने की नौबत आ रही है। तो इस सदी की ये सबसे बड़ा जो इस सदी का सबसे बड़ा समझौता
आज मीडिया के जो विशेषज्ञ है वो इसे कह रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पूरी दुनिया को इस वाक़ये से और इस समझौते से जो सबक मिलता है वो यही कि ताकत के नशे में चूर दुनिया की जो ताकतें गरीब, मुफलिस और छोटे छोटे मुल्क के छोटे लोगों को जब छोटा समझती है, कीड़े मकोड़ों की तरह से उनको रौंदने की बातें करती है अपने ताकत के नशे के अंदर, नशा ज़्यादा दिन नहीं रहता। नशे के उतरने का भी एक वक्त आता है, एक टाइम आता है, और जब नशा उतरता है उस वक्त तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। मैं दुआ करूँगा अल्लाह से, इस ज़माने में भी जो लोग ताकत के नशे में चूर होकर आम इंसानों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, अल्लाह बहुत ज़्यादा नुकसान होने से पहले पहले उनको समझ आता फरमाई। इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।